जयतु भारतम बच्चों, मैं डीएन ओबराय आप सबों का चेतना क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी विषय के काव्य खंड का पहला अध्याय करवट के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग करवट के बारे में जानते हैं। करवट, सबसे पहले बच्चों हम लोग करवट का अर्थ जानेंगे। करवट का क्या अर्थ होता है, तब इसके बाद हम लोग जानेंगे करवट पाठ के कवि कौन है और कवि से संबंधित जितने भी पॉइंट है जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर करवट के बारे में आपको पूछा जाएगा करवट क्या है, तो बच्चों करवट क्या है, कविता लिखने की एक शैली है जो स्वतंत्र नहीं होती है। करवट क्या है, एक कविता लिखने की एक शैली होती है। इस शैली में क्या होते हैं, जो कवि होते हैं, इस शैली में कवि क्या करते हैं कि पांच या सात चौपाया के बाद एक दोहा लिखते हैं। तो बच्चों आप लोग अभी जाने कि करवट क्या होते हैं। करवट का अर्थ पूछेगा तो आपको बोलना है करवट एक शैली है, कविता लिखने की एक शैली होती है जिसमें क्या होते हैं, जो कवि होते हैं वो 5 या 7 चौपाया के बाद एक दोहा लिखते हैं। तो आपका जो ये करवट है, जिनके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी है, जिनके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी है, वो करवट शैली में क्या किए, कविताओं को लिखे हैं और ये करवट आपको पद्मावत से लिया गया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में करवट के कवि मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि करवट के कवि कौन है, तो बच्चों आपको याद रखना है इनके कवि मलिक मोहम्मद जैसी है। इनका जन्म 1492 ईस्वी को हुआ था और ये आपको बुक में अनुमानतः लिखा है। निधन इनका 1548 ईस्वी में हुआ और निधन भी क्या है, अनुमानतः। प्यारे बच्चों, मलिक मोहम्मद जैसी के जन्म और निधन को लेकर विद्वानों के बीच में एक मत नहीं है। इनके जन्म को लेकर है ना मतभेद है। आपके बुक में 1492 ईस्वी जन्म दिया है, तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और निधन 1548 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इनके पिता का नाम जानते हैं। इनके पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ, इनके पिता का नाम है। इनके पिता का नाम तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम। प्यारे बच्चों, अगर जब आपके करवट के कवि का नाम पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद जैसी, जन्म 1492 ईस्वी, निधन 1548 ईस्वी, पिता मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। अब इनके जन्म स्थल के बारे में जानते हैं। तो इसका जन्म हुआ था, इसका जन्म स्थल बच्चों, इसका जन्म स्थल पूछेगा यानी इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था जायस नगर कब्र अमेठी
यूपी में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ। यूपी में से उत्तर प्रदेश राज्य में इसका जन्म हुआ, जिनका मलिक मोहम्मद जैसी। बच्चों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ, जायस नगर, कब्र अमेठी, यूपी में इसका जन्म हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ मलिक मोहम्मद जैसी के नाम के अंत में जैसी लगा हुआ है। ये जैसी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जायस नगर में हुआ, और जायस नगर में जन्म होने के कारण ही ये क्या कहलाए, जैसी कहलाए। और जैसी आपके प्यारे बच्चों ये है क्या, विशेषण है। ये क्या है, विशेषण है। और ये किनका विशेषण है, तो ये जायस नगर का विशेषण है। यानी जायस है क्या, जायस नगर है क्या, संज्ञा है। जायस नगर में इसका क्या हुआ था, जन्म होने के कारण मलिक मोहम्मद जैसी कहलाए। अगर ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बोल सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी का नाम जैसी कैसे पड़ा, तो बोलेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जायस नगर में होने के कारण वे जैसी कहलाए। तो अभी आप देखें कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो करवट पाठ के कवि है आपका, और इनका जन्म 1492 से शुरू हुआ था। अनुमान तो निधन 1548 ईस्वी को। अनुमान तो पिता मलिक राजे शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। जन्मस्थल जायस नगर, कब्र अमेठी, यूपी में इसका जन्म हुआ था। जायसी विशेषण है, इसका विशेषण है, जायस नगर का विशेषण है। पहले बच्चों अगर आप मुझे ध्यान से सुनिएगा तो आपको एक एक ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो को 2 या 3 बार सुनिएगा तो आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि श्रवण शक्ति से पढ़ा हुआ चीज कभी नहीं हम लोग भूलते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि जैसी के गुरु कौन थे, जैसी का वृत्ति क्या था, है ना, इसका व्यक्तित्व कैसा था, और ये कौन कौन सी रचनाएं लिखी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले बच्चों इनके गुरु के नाम, जैसी के गुरु के नाम सूफी संत शेख मोहदी एवं सैयद अशरफ जहांगीर थे। इनके गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहदी एवं सैयद अशरफ जहांगीर थे। किनके गुरु, यानी मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम। प्यारे बच्चों इनके अगर वृत्ति के बारे में जानेंगे तो प्रारंभ में जैसी जी किसानी जीवन यापन करना क्या शुरू किए, और बाद में फकीरों के भांति जीवन जिया। यानी जो मलिक मोहम्मद जैसी है, ये प्रारंभ में जैसी जी जो है वो किसानी जीवन जीना शुरू किया, और बाद में ये फकीरी का जीवन जीना क्या शुरू किया। बचपन में ही जैसी जी अनाथ हो गए। पहले बच्चों बचपन में जैसी जी क्या हो गए थे, अनाथ हो गए। इतना ही नहीं, बचपन में ही इसे चेचक रोग हो गया था, और चेचक रोग हो जाने के कारण इसकी बाई आंख और बाई कान खराब हो चुके। किनके, मलिक मोहम्मद जैसी के। बचपन में चेचक रोग हो जाने के कारण, प्यारे बच्चों इतना ही नहीं, बचपन में चेचक रोग हो जाने के कारण ये अपने बाई आंख और बाई कान खो बैठते हैं, और इसके रूप में कमी भी आ जाते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के साथ क्या सब हुआ,
बचपन में अनाथ हो गए, बचपन में ही चेचक रोग हो गए, और चेचक रोग हो जाने के कारण इसके रूप में कमी आ गई और बाई आंख और बाई कान खो बैठते हैं। अब बताइए, अब हमारे और आपके साथ अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, ईश्वर पर ताना मारते हैं कि ईश्वर ने आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किए, है ना। लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी बचपन में अनाथ और जीवन, है ना, अपना जीवन, है ना, बचपन में साधु और फकीरों के साथ व्यतीत किए, चेचक के कारण रूपहीन हो जाते हैं, बाई आंख और बाई कान खो बैठते हैं, फिर भी इस बंदे में देखिए आत्मविश्वास कितनी बड़ी हुई है। ये अपने आप को इतने भाग्यशाली मानते हैं, इतने गुणवान मानते हैं कि ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, कि ईश्वर कहते हैं, हे ईश्वर, आपने मुझे चंद्रमा के भांति बनाकर भेजा, क्योंकि चंद्रमा भी में भी दाग है, उस दाग के लोग उसकी प्रकाश के आगे वो दाग छिप जाता है। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी ये हमें समझाना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर महान व्यक्ति या महान पुरुषों में अगर किसी प्रकार की कोई दाग हो, लेकिन उसकी कर्म और गुणों के आगे, सदगुणों के आगे उसकी वो, है ना, कमी छिप जाती है। तो मलिक मोहम्मद जैसी में जो कमियां थी, वो कमियां, है ना, उनकी पद्मावत जैसे महाकाव्य के आगे क्या हो जाती है, छुप जाती है। यही मलिक मोहम्मद जैसी हमें करवट के प्रथम पद के माध्यम से समझाना चाहते हैं। कभी करवट के प्रथम पद के माध्यम में वो अपने रूप के आगे क्या करते हैं, गुण और कर्मों को क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। कहता है व्यक्ति के जीवन में रूप, है ना, सुंदरता मायने नहीं रखती है, व्यक्ति के जीवन में उसका कर्म और गुण मायने रखती है। और दूसरे कर्म में कभी अपने काव्य, अपने रचना मां पद्मावत के कथा सृष्टि के बारे में बताते हैं। तो हम लोग ये आगे की क्लास में जानेंगे कि इनके दोनों पद का क्या अर्थ है, ठीक है ना। और अभी इस वीडियो में केवल हमें क्या देखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, ताकि आप एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव मलिक मोहम्मद जैसी से आए तो आप छोड़ ना पाए। मेरा यही पर्पस रहेगा इस वीडियो में कि आपको वो सारा चीज बता दिया जाए कि एग्जाम में आप सारे के सारे मलिक मोहम्मद जैसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव बना सके। तो इनके गुरु के नाम थे सूफी संत शेख मोदी एवं सैयद अशरफ जहांगीर। वृत्ति प्रारंभ में ये जैसी ही किसानी, बाद में फकीरों के भांति जीवन जिया। बचपन में ही अनाथ हो गए और चेचक रोग के कारण, प्यारे बच्चों, चेचक रोग के कारण इसके रूप में कमी आ गई। प्यारे बच्चों, चेचक रोग के कारण, चेचक रोग के कारण जैसी जी रूपहीन हो गए थे। तथा बाई आंख एवं बाई कान से वंचित हो गए। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी को कौन सा रोग हुआ था, चेचक रोग हुआ था। चेचक रोग के कारण उनके रूप में क्या आ गई, कमी आ गई, और साथ ही बाई आंख एवं बाई कान इनके क्या हो गए, खराब हो चुके। आगे हम लोग जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। पहले बच्चों, मलिक मोहम्मद जैसी जी स्वभाव से मृदुभाषी एवं मनस्वी और संत थे।
और संत में कैसे संत है? सूफी संत है। प्यारे बच्चों, सूफी संत का अर्थ होता है जो प्रेम से के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते हैं। तो ये प्रेम के मार्ग को अपनाकर ये ईश्वर की भक्ति करते थे, इसीलिए इसे प्रेम मार्गी कवि के नाम से भी जाना जाता है। यानी मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम मार्गी कवि या प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है। बच्चों, आप जब 10वां का हिंदी पढ़े होंगे तो आप है ना घनानंद के बारे में पढ़े होंगे। घनानंद को भी प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आप 12th वाले बच्चे हैं और 12th वाले बच्चे में प्रेम के पीर कवि है ना मलिक मोहम्मद जैसी को कहा जाता है। अगर 12th वाले बच्चे आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रेम के पीर कवि कहा जाता है, आपके ऑप्शन में अगर घनानंद और जैसी दोनों ने और सी में ए और बी दोनों ने, तो ए और बी दोनों मानना है। अगर चारों ऑप्शन अलग अलग रहे और ये दोनों नाम रहे घनानंद और जैसी, तो 12th वाले अपने बुक के अनुसार जैसी को मारेंगे और 10th वाले बच्चे अपने बुक के अनुसार घनानंद को मारेंगे। तो जैसी तो सूफी संत कहा जाता, क्योंकि सूफी संत वैसे संत को कहा जाता जो प्रेम के रास्ते पर चलकर ईश्वर को पाना चाहते हैं। ये निर्गुण धारा के, वैसे ये धर्म से मुस्लिम थे और हम लोग जानते हैं मुस्लिम जो होते हैं वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जो मलिक मोहम्मद जैसी है एक सूफी संत है और स्वभाव से ये मृदुभाषी थे और मनस्वी थे। बच्चों, मृदुभाषी का अर्थ होता है जिसके बोली में शब्दों का चयन क्या हो, अच्छे हो, यानी मृदुभाषी हो, मतलब जो बोलते हैं ना उसके बोली में कोई कड़ापन ना हो, पूरा सॉफ्ट हो, है ना। उसकी बोली है, यहाँ बोल देखिए अगर हम कोई भी चीज बोलते हैं, अगर मेरी आवाज मान लीजिए कर्कश है, लेकिन मैं उस कर्कश में मेरी शब्द का चयन क्या है, बहुत ही अच्छे है ना। शब्दों का चयन क्या है, यानी ऐसे शब्द का चयन करते हैं जिससे लोगों को उस शब्दों को सुनकर सुख मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मृदुभाषी। यानी मेरे शब्दों के चयन से किसी का ठेस नहीं पहुंचता है, वो होता है मृदुभाषी। तो मृदुभाषी जैसी जी यानी अपने जीवन में है ना हमेशा इस बात को ध्यान में रखे कि उनके शब्दों से किसी का ठेस ना पहुंचे, इसीलिए ये क्या थे, मृदुभाषी। अगर मान लीजिए मेरी आवाज बहुत ही कोयल के जैसा है, मान लीजिए बहुत ही मेरा आवाज मधुर है, लेकिन उस मधुर आवाज में मेरे शब्दों का चयन ऐसा हो जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे, तो मैं मृदुभाषी नहीं हूँ। मृदुभाषी का मतलब ये नहीं होता कि जिनकी आवाज है ना बहुत ही सुंदर हो, मतलब वो बोलते हैं तो बहुत ही सुनने में अच्छा लगता, नहीं, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए जिससे सामने वाले को सुख मिले, उन शब्दों से ठेस न पहुंचे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मृदुभाषी। तो जैसी जी क्या थे, मृदुभाषी। और वह स्वभाव से मनस्वी। मनस्वी का अर्थ यही होता है जिसका मन श्रेष्ठ हो, जिसका मन क्या हो, श्रेष्ठ हो, उच्च विचार वाले व्यक्ति जो सबके बारे में सोचते हैं, वही क्या होते हैं, मनस्वी। और ये मनस्वी शब्द ये आपको जब करवट का हम प्रथम पद पर आएंगे, जिसमें ये कवि मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं ये कि जितने भी रूपवान व्यक्ति है वो मेरी और मुख करके मुझे सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी है ना ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, ये किसी के साथ है यानी किसी के साथ ऊंच नीच का भाव नहीं रखते, ये सबको सम्मान दृष्टि से, संभाव दृष्टि से देखते हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। तो ये जैसी जी स्वभाव से मृदुभाषी एवं मनस्वी और संत थे। ठीक है, कैसे संत थे? तो सूफी संत थे। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं बच्चों कि जैसी के प्रमुख रचनाएं, जैसी के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं हैं जैसी के जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, और कौन सी रचना जो मलिक मोहम्मद जैसी को प्रसिद्धि दिलाया, आज हम मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में जानते हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाएं अगर हम जानेंगे, प्रमुख रचनाएं में बच्चों हम लोग जानेंगे, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसी जी के प्रमुख रचनाएं में आपको वट या आपको नामा मिलेगा अंत में। जैसी जी के रचना के अंत में वट या नामा मिलेगा। जैसे देख लीजिए होली नामा, मसला नामा या मसला,
कहरानामा, देखिए अंत में क्या आ रहा है, नामा आ रहा है। उसके बाद आप जानेंगे अखरावत, इतरावत, चंपावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, चंपावत, चंपावत हो गया, पद्मावत। और यही पद्मावत प्यारे बच्चों जैसी की प्रसिद्धि का आधार बना। हम पद्मावत के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, उतना नहीं, थोड़ा डिटेल में ये पद्मावत इसके प्रसिद्धि का आधार कैसे बना और ये पद्मावत है क्या। तो प्रमुख रचना में हम लोग याद रखेंगे होलीनामा, मसलानामा, कहरानामा, अखरावत, इतरावत, चंपावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, पद्मावत। और यही पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्धि का आधार बना। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता हो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्धि का आधार क्या है, तो आपको याद रखना है पद्मावत। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों मलिक मोहम्मद जैसी के अभी तक इनके 21 रचनाएं उपलब्ध है। मलिक मोहम्मद जैसी के अभी तक प्यारे बच्चों 21 रचनाएं क्या है, कुल उपलब्ध है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मलिक मोहम्मद जैसी के अभी तक कितने रचनाएं उपलब्ध है, तो हम लोग को याद रखना है 21 रचनाएं इनके क्या है, उपलब्ध है। प्यारे बच्चों आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को है ना स्टॉप करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको प्रत्येक वीडियो का है ना और प्रत्येक अध्याय का ऑब्जेक्टिव है ना आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से लिख सकते हैं। और आप लोग कृपया मुझे ध्यान से सुनिएगा तो आपको एक एक चीज आपको है ना याद रहेगा। और जैसे ही करवट पाठ का पद का अर्थ हम बता देंगे तो आपको इस पाठ का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो आपको ऑनलाइन है ना आपको करवाया जाएगा। तो सारे बच्चे ज्वाइन कीजिएगा और आप ये देखिएगा कि सर ने जितने पढ़ाए क्या उससे मुझे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे कि मलिक मोहम्मद जैसी के अभी तक 21 रचनाएं उपलब्ध हो चुकी है। और आपको यह ध्यान में रखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो भी काव्य की रचनाएं, इनके काव्य की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। यानी मलिक मोहम्मद जैसी की जितनी भी रचनाएं वो किस भाषा में लिखे हैं, अवधी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी जो थे यानी ये है ना प्रेम आख्यानक, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि है, काव्य परंपरा के कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। इन्हें प्रेम मार्गी या प्रेम के पीर कवि के नाम से भी जानते हैं। पहले बच्चों अगर आपसे पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जैसी को है ना किस नाम से जानते हैं, तो प्रेम मार्गी या प्रेम के पीर कवि के नाम से भी जानते हैं। हम आपको इससे पहले भी बता दिए कि अगर 10th वाले बच्चे अगर अपने क्लास के अनुसार वो घनानंद को मारेंगे, 12th वाले बच्चे अपने क्लास के अनुसार क्या करेंगे, जैसी को मारेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, दोनों में दोनों ऑप्शन को लेकर मेरे लोग को क्या करना है, चलना है। तो जैसी को प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि मानते हैं या प्रेम मार्गी या प्रेम के पीर कवि के नाम से जानते हैं। ये इनके जो काव्य की भाषा है वो काव्य की भाषा क्या है,
अवधि है। आपके पूछ सकता है कि मलिक मोहम्मद जैसी के काव्य रचना की भाषा क्या है, तो अवधि है। तो करवट किस भाषा की काव्य रचना है, तो आपको जवाब देना है अवधि भाषा की काव्य रचना से लिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं पद्मावत। इसकी पद्मावत रचना के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, प्रकाश डाल लेते हैं कि ये पद्मावत है क्या। तो प्यारे बच्चों, ये पद्मावत जो है ना, मलिक मोहम्मद जैसी के अमर उज्जवल कृति है। कृति मतलब रचना है। तो अमर उज्जवल कृति है इनकी, क्योंकि यही पद्मावत इनके प्रसिद्धि का क्या बना, प्रसिद्धि का आधार बना। आपसे पूछ सकता है मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी रचना उनके प्रसिद्धि का आधार बना, तो पद्मावत। ये क्यों बना, क्योंकि ये पद्मावत त्रिकोण प्रेम कथा काव्य है। यानी पद्मावत जो होता है ये मलिक मोहम्मद जैसी के त्रिकोण प्रेम कथा काव्य है। ये त्रिकोण बनाता है। त्रिकोण कैसे बनाता है, क्योंकि इसमें 3 लोगों के प्रेम प्रसंग जुड़ी हुई है। 3 लोगों के प्रेम प्रसंग के बारे में इस रचना में बताए गए हैं। और वो 3 लोग है कौन, वे 3 लोग कौन कौन है, तो वो 3 लोग का हम लोग बारे में जानते हैं। वे 3 लोग है राजा चित्तौड़ के राजा, चित्तौड़ के राजा रतन सेन, सिंहल के राजकुमारी माता पद्मावती और दिल्ली सल्तनत के द्वितीय शासक, दिल्ली सल्तनत के द्वितीय शासक अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े हुए प्रेम कथा काव्य है। कौन, पद्मावत। प्यारे बच्चों, ये दिल्ली के सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी माता पद्मावती की सुंदरता के बारे में जब से जाना, उसे हर हालत में पाना चाहता था। और इसकी सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को कौन बताता है, तो चित्तौड़ के राजा रतन सेन के दरबार में एक तांत्रिक व्यक्ति रहता था। तांत्रिक व्यक्ति जिसका नाम था राघव चेतन। तो ये राघव चेतन को चित्तौड़ के राजा रतन सेन के दरबार से राणा सिंह जी ने इन्हें निकाल दिया था। और अपने अपमान के बदला के लिए ये क्या करते हैं, दिल्ली के सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी का कान भरते हैं, उसे उकसाते हैं और महारानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में ऐसे बताते हैं कि दिल्ली के सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी माता पद्मावती को हर हाल में पाना चाहते थे। इसके लिए भीषण युद्ध होता है। एक बार अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सेन को यानी बंदी बना लेते हैं और उसके बदले में माता पद्मावती को मांगते हैं। माता पद्मावती क्या करते, धोखे, जिस प्रकार धोखे से अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सेन को बंदी बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार माता पद्मावती भी धोखे से राजा रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही था। माता पद्मावती है ना अलाउद्दीन खिलजी के साथ है ना अपनी अस्मिता और आबरू बचाने के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ती रहती है, एक वीरांगनी की तरह। और जब इसे लगता है कि अब हम अपनी अस्मिता और आबरू
नहीं बचा सकते हैं, तब माता पद्मावती ने बहुत सारी छतरानियों के साथ क्या किया, एक अग्नि के कुंड में क्या किया, जोहर कर ली। ऐसी है हमारी भारतीय माता, हमारी भारतीय स्त्री अपनी स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करती है। जब तक कि माता पद्मावती के शरीर में प्राण थी, उसे लग रहा था कि हम इनसे संघर्ष कर सकते, इससे लड़ सकते हैं, तब तक वो लड़ती रही। और जैसे ही लगा कि अब हम बच नहीं सकते हैं, तो ये अपने वीरांगनी छतरानियों के साथ जोहर कर लेती। ठीक है, तो यहां हम लोग जाने कि ये जो करवट है, जो पद्मावत से लिए गया है, और ये पद्मावत कैसा है, प्रेम कथात्मक काव्य है, और ये त्रिकोण प्रेम कथात्मक काव्य है। और त्रिकोण प्रेम कथात्मक काव्य में कौन कौन नाम है, रतन सेन, पद्मावती और दिल्ली के द्वितीय शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जब माता पद्मावती के सुंदरता के बारे में पता चला, तो अलाउद्दीन खिलजी हर हाल में माता पद्मावती को पाना चाहता था, लेकिन वो अपने इस गलत इरादे में नाकाम रहे। बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग जितना भी बताएं, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं चाहूंगा अच्छे से अब मैं खुद में इम्प्रूव करूं और आपको बेहतर से बेहतर दे सकूं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आप लोग के आग्रह पर ही मैं चेतना क्लास का नींव रखा हूं, और आप लोग इस चेतना क्लास को शिखर तक पहुंचाए, ये आपका जिम्मेवारी है। बस आज के लिए इतना ही। पुनः जयतु भारत।